हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे फोर्स के बारे में और कौन कौन से कितने टाइप के फोर्स होते हैं, या वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इक्वेशन से, एक फंक्शन से। अगर किसी फंक्शन, किसी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, उसको किसी को डिस्टेंस या कोई इक्वेशन जो हमको डिस्टेंस बताए, उसको हम कैसे उससे वेलोसिटी पता करें या एक्सेलरेशन कैसे पता करें, उससे हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज कि ये एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये डिस्टेंस का एक इक्वेशन है। क्या है? x इक्वल टू, ये फंक्शन है जो फंक्शन क्या है, x इक्वल टू माइनस टी क्यूब प्लस 6t²। x जो है ये डिस्टेंस बता रहा है और t जो है ये टाइम बता रहा है। ठीक, तो ये एक फंक्शन है x और t का। ठीक है, एक इक्वेशन है x और t का, जहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस बता रहा है और t जो है वो टाइम बता रहा है। तो अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें, तो ये टी एस दिखा रहा है टाइम, और एक्स एम दिखा रहा है डिस्टेंस मीटर में। यानी वर्टिकल डायरेक्शन जो है, वर्टिकल एक्सिस जो है वो दिखा रहा है हमको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हमको दिखा रहा है टाइम। ठीक है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक बार, अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमको मिलेगा क्या, dx बाई dt। ठीक है, dx बाई dt जब मिलेगा, तो हम एक बार जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, dx बाई dt किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टी क्यूब क्या हो जाएगा, -3t², एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और 6t² क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 यानी 12t। ठीक है, तो ये फंक्शन जो आएगा ये वेलोसिटी का होगा। ये इक्वेशन जो बनेगा ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब फर्दर हमको पता है कि अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को मालूम करने के लिए क्या करना होगा कि हमको फिर इस इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, -3t² की जगह क्या आ जाएगा, -3t, और 12t की जगह क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो अब इन सारे इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं, तो ये ग्राफ जो है ये दिखाता है टाइम और डिस्टेंस का टाइम और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ जो है वो दिखाता है टाइम और वेलोसिटी को। ठीक है, और लास्ट जो ग्राफ दिखा रहा है ये हमको दिखा रहा है टाइम और एक्सेलरेशन को। ठीक है, एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक, और जब हम लास्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है क्या, एक्सेलरेशन, जो एक लीनियर ग्राफ है, जहाँ पे t का पावर सिर्फ 1 है। ठीक है, ये एक लीनियर ग्राफ है। ठीक है, अगर फर्दर हम एक्सेलरेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगर हम एक्सेलरेशन को फर्दर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, जर्क। ठीक है, चेंज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। ठीक है, अगर टाइम के साथ एक्सेलरेशन में कोई चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्क।
ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये टाइम और डिस्टेंस का इक्वेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन है, और ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में इक्वेशन है। और ये ग्राफ जो दिखाता है वो डिस्टेंस और टाइम का बीच में ग्राफ दिखाता है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिखाता है, और ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिखाता है। डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट किया गया है, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में बताया गया है, टाइम को सेकंड में बताया गया है। ठीक है, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिखाया गया है, और टाइम को सेकंड में ही दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम स्टडी करेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसी को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। ठीक है, पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन, कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड बाय प्लस और माइनस डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स ओरिजिन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब किसी पार्टिकल के पोजीशन को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक लाइन के ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम अगर कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। अगर हम इधर मूव कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दिखाता है, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये निगेटिव एक्स दिखाता है। ठीक है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन दिखाता है, और अगर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो ये निगेटिव वाई डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इस O को ओरिजिन लिया गया है। ठीक है, और अगर ये पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से राइट की डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जहाँ पे एक पार्ट को 1 मीटर की स्केल के बराबर दिखाया गया है। ठीक है, अगर ये पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है तो वो नेगेटिव एक्स होता है, नेगेटिव एक्स की तरफ दिखाया गया है। और जहाँ पे जो डिस्टेंस है, एक डिवाइड, जो स्केल का एक डिवीजन है उसका जो, उसको क्या बताया गया है, 1 मीटर के बराबर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज known if the position coordinate for particle is known for every value of time। ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है या पार्टिकल मोशन में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि हम किसी भी टाइम पे हम उसका कोऑर्डिनेट देखें। अगर वो बॉडी मोशन में है तो हम क्या कहेंगे, अगर वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल में बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब मोशन को एक फंक्शन में दिखाया गया है, क्या, x इक्वल टू 6t² माइनस टी क्यू। ठीक है, इस एक फंक्शन में दिखाया गया है, और उसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया गया है, उसको यहाँ पे एक ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको, एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, क्या है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन इफ द पोजिशन coordinate of particle for particle is known at every value of time। ठीक है, हम किसी भी पार्टिकल को मोशन में तभी कहेंगे कि जब हमको किसी भी टाइम के वैल्यू पे हमको उसका कोऑर्डिनेट पता हो। ठीक है, और वो अगर कोऑर्डिनेट पता है, इसका मतलब अगर हम किसी भी फिक्स टाइम पे हम देख रहे हैं और वो पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है हर टाइम इंटरवल पे, या जब भी हम उसको चेक कर रहे हैं टाइम लैप्स के बीच में, तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है,
अगर एक फंक्शन के तौर पे हम उसको अगर किसी बॉडी के मोशन को दिखाते हैं तो वो एक इक्वेशन है यहाँ पे जो दिखाया गया है, x इक्वल टू 6t² माइनस टी क्यूब, जिसको ग्राफ में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम लोग ग्राफ को अगर देखा जाए तो हम किसी भी पॉइंट पे हम इसको दिखा सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में है या नहीं है। ठीक है, सपोज करो कि हम एक पॉइंट लेते हैं कि जब t इक्वल टू 0 है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, जब हम t इक्वल टू 0 ले रहे हैं, 0 सेकेंड पे ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बॉडी कहाँ पे, सॉरी पार्टिकल जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो जब t इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। और हमको पता है कि 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करें तो वो पूरा टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जब हम x इक्वल टू 0 देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, ये अभी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं x इक्वल टू 2 पे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 पे देखते हैं कि ये क्या बॉडी मोशन कर रहा है, और अगर मोशन कर रहा है तो किस पॉइंट पे है, या उसकी मोशन कर रहे हैं तो वो किस डिस्टेंस पे है। ठीक है, ठीक है, तो अगर t इक्वल टू हम क्या करते हैं, t इक्वल टू अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, अगर 2 रख के देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे t यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 6 24 माइनस 2 का क्यूब यानी 2 4 8। तो हमको क्या पता चला कि 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। जब x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो टाइम, सॉरी, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड रख रहे हैं या 2 यूनिट रख रहे हैं, ठीक है, तो हमको पता चल रहा है कि बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो 16 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर चुका है। ठीक, 16 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक, अब अगर हम t इक्वल टू 4 रखते हैं, सिमिलरली अगर t इक्वल टू 4 रखते हैं तो क्या होगा, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब। तो ये क्या होगा, इसको अगर हम देखें तो 4 के वैल्यू पे हमको दिखा रहा है कि डिस्टेंस जो है वो 32 मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये 32 मीटर के डिस्टेंस पे ये वेरी कर रहा है, लाई कर रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सिमिलरली अगर x इक्वल टू, सॉरी, t इक्वल टू 6 रख के देखें, t इक्वल टू अगर हम क्या करें कि t इक्वल टू 6 रख के देखें, t इक्वल टू अगर हम 6 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 6 इन का क्यूब हो जाएगा माइनस 6 का क्यूब हो जाएगा, और 6 क्यूब माइनस 6 क्यूब क्या होगा, 0। यानी जब टाइम जो है वो 6 सेकंड ले रहे हैं तो बॉडी जो है वो फिर से रेस्ट पे आ जा रही है, वो फिर से 0 पे आ जा रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये बॉडी के पार्टिकल के मोशन को दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंट वेलोसिटी जो हमने कल एक बार फिर से कल देखा था, वही चीज़ एक बार और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं जो पी पॉइंट पे है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे है। ठीक है, कंसिडर ए पार्टिकल विच ऑक्युपाइज पी एट टाइम टी एंड पी डैश एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, जब टाइम टी है तो पार्टिकल जो है वो पी है। ठीक है, इस पॉइंट पे है, लेकिन
टाइम जैसे ही बढ़ जा रहा है, टाइम t प्लस डेल्टा टी हो जा रहा है, तो पार्टिकल जो है वो p डैश तक p डैश के पोजीशन x डिस्टेंस जो है डेल्टा x डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये हमको एवरेज वेलोसिटी बताता है। लेकिन इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में हम किसी पार्टिकल या किसी बॉडी का वेलोसिटी जानना चाहें तो वो कितना होगा, तो वो हमको टाइम लैप्स क्या करना होगा कि कम से कम रखना होगा, इतना कम कि वो लगभग ज़ीरो हो। ठीक है, तो क्या होगा कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम वेयर टी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी जो चेंज इन टाइम है वो ज़ीरो है, लगभग ज़ीरो है, वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हमको जो वेलोसिटी पता चलती है वो क्या होता है कि वो इंस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब इंस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये इंस्टेंट वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिफर टू एज ए पार्टिकल स्पीड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है वो पार्टिकल के स्पीड को बताता है। ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड जो है वो पार्टिकल का स्पीड बताता है। ठीक है, अगर इंस्टेंट वेलोसिटी जो है वो क्या हो सकता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल का स्पीड बताता है, वो पार्टिकल का स्पीड बताता है। अच्छा, फिर एक एग्जांपल लेके हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे पूरा प्रीवियस इक्वेशन में हम लोग देखे थे x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमको क्या मिला, 6t स्क्वायर की जगह 12t आ गया और माइनस टी क्यूब की जगह 3t स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब जब ये वेलोसिटी का इक्वेशन हमको पता चल गया, ठीक है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन पता चल गया, तो अगर t इक्वल टू ज़ीरो रख के देखते हैं तो हमको पता चलता है कि टाइम ज़ीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है होती है। तो अगर ज़ीरो रखते हैं t, तो वो क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी, यानी t इक्वल टू अगर ज़ीरो रख रहे हैं, ज़ीरो टाइम पे देख रहे हैं, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। और सिमिलरली अगर टाइम t को हम 2 रखते हैं, अगर t इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हमको पता चल रहा है कि टाइम 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 12 इंटू टू माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 24 और ये 6, 4 इंटू 3 12, यानी जो डिस्टेंस, जो वेलोसिटी हुआ टाइम 2 पे वो 12 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, अब जब हम t इक्वल टू 4 रख के देखते हैं, ठीक है, अगर हम t इक्वल टू 4 रख के देखते हैं तो क्या होगा कि 12 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 12 48 माइनस 48। ठीक, तो जब 48 माइनस 48 यानी ज़ीरो, यानी टाइम 4 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जा रही है। फर्दर अगर हम टाइम क्या करते हैं, t इक्वल टू अगर हम 6 रखते हैं, ठीक है,
अगर हम 6 रखते हैं तो क्या होगा कि, ठीक है, अगर टाइम को अगर हम 6 रखते हैं तो क्या होगा कि 12 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि ये 72 हो गया माइनस ये 72 हो गया 36 इंटू 3 8 और 3 3 जा 9 108। ठीक है, तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि इसकी वैल्यू जो है वो -36 आ रही है। ठीक है, यानी टाइम 6 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो निगेटिव में आ गई। ठीक है, यानी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन इसी में। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी, अब पार्टिकल के वेलोसिटी को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर पार्टिकल p है जो t पे यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, उस टाइम इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, जब हम टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, t प्लस डेल्टा टी हो जाता है टाइम, तो पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पे आ जाता है p डैश पे। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि चेंज इन एक्सीलरेशन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी अगर देखते हैं तो अगर एवरेज चेंज देखते हैं, ठीक है, तो वो बताता है एवरेज एक्सीलरेशन। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है तो वो हमको बताएगा इंस्टेंट एक्सीलरेशन। जैसे अगर वेलोसिटी है और ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है और जहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो टेंस टू 0 है, तो यानी डी वी बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा इसके, अच्छा, डी टू एक्स बाई डी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यानी वेलोसिटी को अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो हम एक बार और डिफ्रेंशिएट किए इस इक्वेशन को, या अगर हम इस इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया a इक्वल टू क्या आया 12 माइनस 60। ठीक है, 12 माइनस 60, और जब 12 माइनस 60 है ये तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन अगर हम इक्वेशन में पुट करके देखें अलग अलग टाइम पे तो हमको पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, या ये इसका बिहेवियर पता चलेगा। जैसे हम इसको ड्रॉ कर रहे थे तो ये हमको पता चल रहा था कि ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कर्व में बनेगा, और ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए एक बार तो हमको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मिला। ठीक है, जिसका ऑर्डर सेकंड था, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हुआ। लेकिन अगर हम फिर इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये सिंगल ऑर्डर इक्वेशन हो गया जहाँ पे t का पावर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन ही, लीनियर ग्राफ ही हमको मिलेगा। ठीक है, तो जब हम t इक्वल टू 0 रख रहे हैं तब एक्सीलरेशन कितना है 12। अगर हम t इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा सिर्फ 12। तो जब टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन जो है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। जब टाइम 2 हुआ तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया 0 हो गया, यानी 12 कैसे हो गया 12 माइनस 6 इंटू 2। ठीक है, तो ये आया मेरा 0, यानी टाइम जब 0 रख रहे हैं, सॉरी टाइम जब 2 सेकेंड रख रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। ठीक है, अब टाइम अगर 4 कर दिए t इक्वल टू, अगर हम 4 सेकेंड पे देख रहे हैं, t इक्वल टू अगर 4 सेकेंड पे हम देख रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको। ठीक है,
तो इस इक्वेशन में 4 रख के देखें t इक्वल टू, तो क्या होगा 6 इंटू 4, यानी ये 12 माइनस 24 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी जब 4 रख रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन अगर फर्दर हम t इक्वल टू 6 रख के इसमें देखें तो क्या होगा, ये 36 हो जाएगा। सिमिलरली ये 36 माइनस 12, तो ये क्या होगा कि ये 12 माइनस 36 जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको -24। तो इस पॉइंट पे हमको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल का वो -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये 0 से 2 पॉइंट, जब 0 से 6 के बीच में हम देख रहे हैं तो ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, टाइम के साथ। ठीक है, अब अलग अलग पोजीशन पे हम देखते हैं कि इसका पोजीशन अलग अलग टाइम लैप्स पे हम इसका देखते हैं कि इसका पोजीशन क्या है और इसका वेलोसिटी उस टाइम पे क्या है और उसका एक्सेलरेशन उस टाइम पे क्या है। ठीक है, तो उसी इक्वेशन को यहाँ एक तरीके से समझाया गया है, उसी इक्वेशन को यहाँ पे एक साथ सब इक्वेशन को कंसीडर करके समझाया गया है। तो इसमें क्या है कि ये इक्वेशन है जो ये इक्वेशन है, ये मोशन इक्वेशन है। ठीक है, ये किसी एक पार्टिकल का मोशन है जो टाइम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कि वो टाइम के साथ किस किस पोजीशन पे मूव कर रहा है, ये उसका इक्वेशन है। जब हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमको उसका वेलोसिटी बताता है कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। फर्दर हम उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो टाइम के साथ वो किस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये तीनों इक्वेशन को देखें तो मोशन इक्वेशन को हमको बताता है, अगर टाइम के साथ देखें तो वो बताता है कि किसी पॉइंट पे, किसी फिक्स टाइम पे वो पार्टिकल जो है वो किस पोजीशन पे था। फर्दर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको पता चलता है कि किसी फिक्स टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। फिर उसके बाद अगर हम फर्दर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि उस पॉइंट उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी थी किसी फिक्स पॉइंट पे, किसी फिक्स टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, जब t इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो पोजीशन भी 0 है। ठीक है, जब वेलोसिटी 0 कर रहे हैं तो क्या है कि वेलोसिटी भी जब x इक्वल टू 0 कर रहे हैं, जब t इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि उसका पोजीशन भी 0 है। जब t इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि उसका वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन जब t इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी ये 0 नहीं है, 0 टाइम 0 पे ये एक्सीलरेशन जो है इसका 0 नहीं है। लेकिन फर्दर अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड कर देते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड करते हैं तो क्या होता है कि x जो है इसका पोजीशन जो है वो 16 मीटर तक चला जाता है। ठीक है, 2 सेकेंड पे ये इसका पोजीशन जो है वो 16 मीटर पे चला जाता है। और वेलोसिटी जो है वो कितना पहुंच जाता है 2 मीटर पे 2 सेकेंड पे 12 मीटर के बराबर। ठीक है, और ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, और जैसे ही अगर हम t इक्वल टू 2 रखते हैं तो एक्सीलरेशन हमको क्या मिलता है 0। यानी टाइम 2 सेकेंड पे इसका पोजीशन जो है वो 12 मीटर है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ग्राफ में साफ दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही t इक्वल टू 4 सेकेंड रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, उसका पोजीशन जो है वो 32 मीटर तक होता है। यानी ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होता है। ठीक है, 32 मीटर पे होता है। ठीक है, जैसे ही v इक्वल टू 0 अगर t इक्वल टू 4 रखते हैं, 4 सेकंड रखते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। t इक्वल टू 4 सेकंड पे -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है।
एट टी इक्वल टू 4-6 सेकेंड पे देखें तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जा रहा है, टाइम 6 सेकेंड पे देख रहे हैं तो पोजीशन इसका फिर से 0 हो जा रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो कितना है, -36 मीटर पर सेकेंड, 6t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, -24, टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो किस तरीके से कोई पार्टिकल चेंज कर रहा है जब उसका इक्वेशन जो है वो ये है, जब मोशन का इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है, जब मोशन का इक्वेशन जो है वो ये है तो वो किस तरीके से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे क्या है और उसका एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे क्या है, ये सारी चीज़ें इस ग्राफ में और इस इक्वेशन के थ्रू समझाया गया है, ठीक है। फिर हम फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो फोर्स के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि फोर्स क्या है, ठीक है। ए फोर्स इज एन external agency, a force is an external agency push or pull which change the state of rest of a uniform motion of a body, ठीक है। एक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल एजेंट्स है, या तो वो पुल फोर्स हो सकता है या तो पुश फोर्स हो सकता है, ठीक है। जो क्या करता है कि किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज करता है, किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। क्या होता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, बॉडी अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या फिर बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसेस ए मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। जैसे क्या होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं या उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। फिर चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, फिर क्या कर सकते हैं कि या फिर बॉडी के मोशन को चेंज कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एक फोर्स है जो बॉडी के स्टेट में, किसी पार्टिकल के स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोग देख चुके हैं, सेकंड लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्या है कि ये इनर्शिया ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ में अगर इसमें देखें तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। हमको पता है कि मास जो है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है एक्सीलरेशन। अभी फर्दर हम लोग देखें इसी में पीछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और हमको पता है कि मास भी किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज होता नहीं है टाइम के साथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हमको क्या मिलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। थर्ड क्या है, अच्छा, थर्ड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी हो चुका है। अब फोर्स के बारे में देखते हैं कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। एक फोर्स सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। ए फोर्स सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट स्पेसिफाइड लोकेशन इन वन और मोर प्लेन्स, ठीक है। फोर्स सिस्टम क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। एक नहीं, एक से ज़्यादा फोर्स उसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो किसी एक स्पेशल लोकेशन पे होते हैं, वो या तो एक प्लेन में हो सकता है या एक प्लेन से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी दे आर कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा कि वो का क्या कहलाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ठीक है। सबसे पहला क्या है, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। सेकंड क्या है, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। ये एक पॉइंट, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट जो है वो एक पॉइंट फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है, एक पॉइंट पे काम करता है या वन डायमेंशनल कह सकते हैं। फिर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर जो है वो किसी एक प्लेन में काम करता है, ठीक है। कोलीनियर और नॉन कोलीनियर, ये क्या होगा कि ये लीनियर लाइन में काम फोर्स एक्ट करता है। हम आगे देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, पैरेलल और नॉन पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। या तो वो पैरेलल होगा या पैरेलल नहीं होगा, उनका डायरेक्शन सेम होगा या उनका डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट फोर्स, द फोर्स विच मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। कोई भी फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स किसको क्या कहेंगे कि कोई भी फोर्स जो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, हम उसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स। जैसे जैसे इस पॉइंट को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक फोर्स इसमें टेंशन आ रहा है, ये एक फोर्स इसमें टेंशन आ रहा है, और ये एक डब्ल्यू लोड जो नीचे लगा हुआ है। तो ये तीनों फोर्स जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों फोर्स जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। या कोई एक्सप्लोजन अगर हम देख रहे हैं तो किसी एक पॉइंट से ये एक्सप्लोजन जो है वो चारों तरफ बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये चारों तरफ एक्सप्लोजन से बाहर निकल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। अब नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस किसे कहते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट फोर्स किसे कहते हैं, वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे मीट ना कर रहे हैं, ठीक है। द फोर्सेस विच एक्ट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। वो दो या तीन या चार जितने भी फोर्स हो वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट ना कर रहा हो। जैसे हम किसी कार का स्टीयरिंग देखें, तो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एक फोर्स यहाँ से लग रहा है और दूसरा फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मीट नहीं कर सकते हैं। तो जब कोई दो फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स जो है किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इस साइकिल के पैडल को देखें, तो हम एक पैर से इधर फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे पैर से इधर बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स जो है वो लग तो रहे हैं लेकिन किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कोप्लेनर फोर्स देखते हैं, द फोर्स विच लाइज ऑन द फोर्सेस whose lines of action lies on the same plane, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स मतलब कि जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं वो सारे एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ही कुछ लिख रहे हैं, ना उसके आगे लिख रहे हैं कुछ, ना उसके आगे फॉरवर्ड ब्लैक बोर्ड के आगे लिख पा रहे हैं, ना ब्लैक बोर्ड के अंदर लिख पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे ही लिख पा रहे हैं। तो जो ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे हम लिख पा रहे हैं वो एक प्लेन में हम लिख पा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ही लिख पा रहे हैं। तो ये क्या है, कोप्लेनर फोर्स। जैसे कोई व्हीकल, दो व्हीकल है जो किसी रोड पे ट्रैवल कर रहा है, तो जो रोड है वो एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो उस प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं कि इसी एक प्लेन पे जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ना व्हीकल जो है उसके उस प्लेन के अपवर्ड मूव कर रहा है ना डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई फोर्स किसी एक प्लेन में लग रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। अब नॉन कोप्लेनर फोर्सेस किसे कहेंगे, वो फोर्सेस जो किसी एक प्लेन में ना लग रहे हो, उनका प्लेन, सारे फोर्सेस जो है वो अलग अलग प्लेन में लग रहे हो, ठीक है। द फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन लाइज ऑन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। वो फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो दूसरे दूसरे प्लेन में एक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है, वो फोर्सेस जो किसी एक लाइन में लग रहे हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, किसी एक लाइन में हम फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर फोर्सेस। जैसे इस गेम में देखते हैं, रस्सा कस्सी वाले गेम में, टग ऑफ वॉर में, तो एक लाइन में ही एक तरफ से ये एक टीम दूसरी तरफ पुल करती है और एक तरफ पहले तरफ पुल करती है। तो ये क्या होता है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किसी एक लाइन में ही लग रहा है, ये किसी दूसरे लाइन में नहीं लग रहा है, किसी एक लाइन में ही, सिर्फ एक लाइन में ही फोर्स लग रहा है। तो जो एक लाइन में फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्सेस। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, द फोर्सेस acting along the same line of action is called collinear forces। अब नॉन कोलिनियर फोर्सेस किसे कहेंगे, कि वो फोर्सेस जो एक लाइन में ना लग रहे हो, अलग अलग लाइन में लग रहे हो। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो F1 का डायरेक्शन कुछ और है, F2 का अलग है, F3 का कुछ डायरेक्शन अलग है, F4 का डायरेक्शन कुछ अलग है। तो ये क्या है कि किसी एक लाइन में फोर्स, किसी एक लाइन में ये फोर्स नहीं लग रहे हैं, इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कोई एक लाइन में नहीं है, इनके जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है और ये एक लाइन में फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये कोलिनियर फोर्सेस हैं, नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं। जैसे अगर हम कैरम बोर्ड को देखें तो हम बॉल, अगर हम डिस्क को हिट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब भी हम हिट करते हैं तो वो एक लाइन में मूव नहीं करता है, वो उसके साइड से टकरा के वो अपना एंगल और डायरेक्शन चेंज करता है, और वो कभी भी किसी एक लाइन में वो फोर्स नहीं लगता है। ये सारे जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग लगते हैं। तो वो फोर्सेस जो किसी एक लाइन में नहीं लग रहे हों या उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। जैसे ये व्हीकल है, तो ये व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जब ये व्हीकल ट्रैवल कर रहा है तो ये क्या हो रहा है कि किसी रोड पे टर्न पे आके ये अपने आप को टर्न कर ले रहा है, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस जो है लाइन सिंगल लाइन में नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। अब पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस की बात करें, द फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे, वो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल में है, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। जैसे इस बॉडी का वेट जो है वो W डाउनवर्ड लग रहा है और इस बॉडी का वेट जो है वो भी W डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स जो है W1 और W2 दोनों जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। ये जो लोड इस बीम पे दिखाया गया है, ठीक है, ये भी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये सारे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस भी दो तरीके के होते हैं, एक लाइक फोर्स होते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। फोर्सेस जो है वो पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो वो क्या है, अनलाइक फोर्सेस। और फोर्सेस पैरेलल हैं और उनके डायरेक्शन भी सेम है तो वो क्या होते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे जैसे इसमें देखते हैं, इसमें इस फोर्स में ये अपवर्ड डायरेक्शन है, पैरेलल है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे फोर्स एक दूसरे से पैरेलल हैं और सारे का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड या और कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है, उन सारे का फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको क्या कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। और सेकंड क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि जब फोर्स जो है वो पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे F1 का फोर्स डाउनवर्ड है, F2 का फोर्स डाउनवर्ड है, R का फोर्स डाउनवर्ड है और F3 का फोर्स अपवर्ड है, डायरेक्शन जो है वो अलग है, अपवर्ड है। F4 का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो ये क्या बता रहा है कि फोर्सेस पैरेलल हैं लेकिन उनका डायरेक्शन जो है वो सिमिलर नहीं है, वो किसी एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, अनलाइक
पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक, अब फोर्सेस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हम लोग फर्दर इसमें देखे हैं उसी को एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। तो क्या है, कोप्लेनर फोर्सेस, फोर्स सिस्टम को बताया गया है। तो ये कोप्लेनर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो किसी एक प्लेन में लग रहे हों, किसी एक प्लेन में लग रहे हों, उसको कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे हम बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं तो हम बोर्ड के प्लेन में ही लिख रहे हैं, तो ये हो गया कोप्लेनर फोर्सेस। फिर एक हो गया नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एक प्लेन में नहीं लग रहे हों, जैसे एक ट्राइपॉड हो गया। ठीक है, तो ट्राइपॉड क्या होगा कि उसके फोर्सेस जो हैं वो किसी एक प्लेन में नहीं लग रहे हैं। ठीक है, उनका फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे ट्राइपॉड अगर हम बताएं तो कुछ ऐसा ही ट्राइपॉड होगा, जिसके ऊपर कुछ कैमरा रखा गया होगा। तो वो क्या होगा कि इसके फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में नहीं होते हैं, वो अलग अलग प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो वो नॉन कोप्लेनर फोर्स हो गए। ठीक है, फिर कोलिनियर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एक लाइन में वर्क कर रहे हों, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल लाइन में वर्क कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेस। जैसे टग ऑफ वार, ठीक है, रस्सा कस्सी वाला जो गेम है, वो कोलिनियर फोर्सेस उसमें एक्ट करता है। फिर नॉन कोलिनियर फोर्सेस, वो फोर्सेस जो इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक लाइन में नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस, वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सारे फोर्स मीट कर रहे हो, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस किसे कहेंगे, वो फोर्सेस जो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सारे फोर्स नहीं मिल रहे हो, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, फिर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस किसे कहते हैं, वो फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल में हो और वो क्या हो, ठीक है, हाँ, वो फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल में। ठीक है, नॉन पैरेलल फोर्सेस मतलब कि वो फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल में नहीं हो। ठीक है, जिनका फोर्स जो है वो एक दूसरे से पैरेलल में ना हो, जैसे ये फोर्स है और ये फोर्स है, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि वो फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल भी हैं और उनका डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस किसे बोलते हैं, वो फोर्सेस जो पैरेलल हैं लेकिन उनका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, वो एक दूसरे से रिवर्स डायरेक्शन में है, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पैरेलल है लेकिन जो फोर्स है वो इनका उनका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। फिर नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस, मतलब वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट में ना मिल रहे हों, ठीक है, और ना ही पैरेलल हों, मतलब वो फोर्सेस ना कि एक पॉइंट पे कहीं पे मिल रहे हों और ना ही वो पैरेलल हों, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, और नॉन कोप्लेनर में एक होता है कॉन्करेंट फोर्सेस, वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड। जब ट्राइपॉड का स्टैंड होता है वो नॉन प्लेनर होता है, एक प्लेन में नहीं होता है, लेकिन इनके सारे फोर्सेस जो हैं वो क्या होता है कि एक पॉइंट पे मीट करते हैं, कहाँ पे, टॉप पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो उसके बाद नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, वो फोर्सेस जो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस किसे बोलते हैं, वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे मीट ना कर रहे हो, ना ही एक प्लेन में हो और ना ही एक पॉइंट पे कहीं पे मीट कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस, मतलब वो फोर्सेस जो नॉन कॉन्करेंट हो, मतलब किसी एक प्लेन में ना एक्ट कर रहे हो, ना किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो और ना ही पैरेलल हो। ठीक है, और एक और हो गया कौन सा, पैरेलल फोर्सेस, मतलब वो फोर्सेस जो नॉन प्लेनर हो, किसी एक प्लेन में वर्क, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी एक प्लेन में ना हो लेकिन वो एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, तो अभी क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके आगे का
टॉपिक, ठीक है। फोर्स सिस्टम को आगे हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।